नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपना जो चैप्टर है संघात्मक शासन व्यवस्था, उसका दूसरा वीडियो ये आप लोगों के सामने है। लास्ट वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, क्या होती है एकात्मक शासन व्यवस्था और किस तरह से संघीय शासन व्यवस्था में शासन होता है, किस तरह से एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन होता है, भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है। ये सभी चीजें हम लोगों ने देखी। क्या क्या अच्छाइयां हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की और क्या क्या अच्छाइयां हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है बच्चों, उसमें जो सत्ता है, जो शासन है, उसका विकेंद्रीकरण होता है, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बांटा जाता है। वहीं जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहां जो पावर है वो एक सेंटर, एक जगह पे एकत्रित करके रख दिया जाता है। जैसा कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और भारत अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। एक और बात मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं कि भारत में अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है। मतलब क्या बच्चों कि वो जो भारत की शासन व्यवस्था है वहां क्या आपका संघवाद और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग क्या हमें पढ़ना है। आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, भारत की संघीय शासन व्यवस्था का बदलता स्वरूप। देखिएगा 1947 से पहले 1947 15 अगस्त 1947 में हमारा जो प्यारा भारत है, जो महान भारत है बच्चों, वो आजाद हुआ। ठीक है, तो 1947 से पहले भारत क्या था? भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था। उस समय भारत, ये जो अभी आप अखंड भारत देख रहे हैं जिसमें कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो उस समय कैसी व्यवस्था थी सर? तो व्यवस्था जो उस समय थी बच्चों, उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था। समझ रहे हैं? छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित था भारत। वो उस समय देसी रियासतें हुआ करती थी बच्चों। 1947 से पहले जो भारत में जो क्षेत्र होते थे वो दो प्रकार के क्षेत्र होते थे। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में जो रहता था। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा गला खराब है, इसके चलते बीच बीच में इश्यूज आ सकती हैं। आइए, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जहां ब्रिटिश शासन लागू होता था, यानी ब्रिटिश के जो पदाधिकारी थे वो वहां शासन करते थे। और एक ऐसी क्षेत्र था जहां, जिसे देसी रियासतें कहते थे हम लोग, प्रिंसली स्टेट्स। वहां क्या होते थे बच्चों कि वहां जो राजा महाराजा ही शासन करते थे, लेकिन वो किसके अंतर्गत शासन करते थे? उनके जो हायर अथॉरिटी है, जो सबसे ऊपर पावर में है, वो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अधीन रह के शासन करते थे बच्चों। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह जो भारत की संघीय शासन व्यवस्था है उसका स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, आइए, देसी रियासतों की एकीकरण। अब देखिए बच्चों, यहां एक बात, हमें कहानी सुनिए, इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मजा आएगा। जब भारत आजाद नहीं था, अर्थात क्या, वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, उपनिवेश था, उस समय भारत 565 देसी रियासतों में टूटा हुआ था। समझ रहे हैं? यानी कोई एक बड़ा देश नहीं था बाबू। उस समय कोई एक बड़ा देश नहीं था जिस तरह से अभी भारत है, अखंड भारत है, बल्कि छोटे छोटे देसी रियासतें होती थी। यही कारण था कि अंग्रेज यहां आ पाए और अपने शासन व्यवस्था को यहां पे हमारे सिस्टम में डाल पाए। क्यों? क्योंकि यहां एकता नहीं थी आजादी से पहले। तो ये जो 565 देसी रियासतें थी, 565 जो देसी रियासतें थी बच्चों, इनको क्या हुआ? इनका एकीकरण करने का बात आया। जब भारत आजाद हुआ तब अंग्रेज जब जाने लगे तो इन 565 देसी रियासतों को, मेरे प्यारे बच्चों, इन 565 देसी रियासतों को 3 ऑप्शंस दिया गया। कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। एक, या तो तुम भारत में मिल जाओ, दूसरा तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, और तीसरा और अंतिम कि तुम स्वतंत्र रहो। कितने ऑप्शंस? 3 ऑप्शंस। आपके एग्जाम में जनरली 4 ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन यहां अंग्रेजों ने भारतीयों को 3 ऑप्शंस दिए। ये इन देसी रियासतों को 3 ऑप्शंस दिए।
एक भारत में मिल जाओ, दूसरा पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रहो। तो कुछ ऐसे ढीठ, जिद्दी और क्या बोले, अपने मनमानी करने वाले कुछ देसी रियासतें थीं जिन्होंने ऐसा करना चाहा कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहेंगे, लेकिन उनका मनमानी नहीं चल पाया। उनमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर, ये सब 3-4 जो थे बदमाश बच्चे थे बच्चों, जो क्लास में क्या है मतलब टीचर्स के बात को नहीं मानते थे, अपना मनमानी करते थे। लेकिन आप जानते हैं जिस तरह स्कूल में एक स्ट्रिक्ट टीचर आता है, सबको लाइन पे ले आता है, उसी तरह का एक स्ट्रिक्ट टीचर हमारे भारत के आंदोलनकारियों में भी था। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ी भूमिका है बच्चों, इन 565 देसी रियासतों को भारत में एकीकृत करना, उनको एकता के सूत्र में बांधना, बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी। जब हैदराबाद का निजाम अड़ गया कि हम क्या करेंगे, देखिए कितना वो पागल था। हैदराबाद का जो लोकेशन है बच्चों, एकदम क्या है, आपको थोड़ा तो साउथ में है, ठीक है, और एकदम बीचों बीच है, भारत के बीचों बीच। वो कहता था हम कहाँ जाएंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और हमको रोड बना के दो बीच में से। अब बताइए, क्या आप मंजूर कीजिएगा कि आपके घर के बीच से कोई पाकिस्तान जाने के लिए रोड गुजारे, तो क्या आप उसे रहने दीजिएगा? बोलिए, नहीं ना। तो ऐसा ही काम सरदार साहब ने करा। पहले तो समझाया, नहीं समझा, तो फिर क्या हुआ, वहां पुलिस भेजी गई और पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। तो ये कुछ कहानी थी, ठीक है। तो आइए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कितनी देसी रियासतें? 565। इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, यही सब चीज आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, ठीक है। रियासतों में विभक्त थी, जिसमें 13 देसी रियासतें विभाजन के बाद पाकिस्तान को प्राप्त हुई। सोचिए, 565 में मात्र 13 देसी रियासत पाकिस्तान को प्राप्त हुई। आज भी कंगाल है, उस समय भी कंगाल था, और कंगाली जैसा हालत ही रहेगा इन लोगों का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसी 13 देसी रियासतों में बच्चों फिर देखिए, इन 13 देसी रियासतों को भी 2 भागों में बांटा गया। अभी जो आपका वर्तमान बांग्लादेश है, वो आपका पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था 1971 से पहले, समझ रहे हैं। और जो अभी आपका पाकिस्तान है, उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो कितने देसी रियासतें थी? 565 देसी रियासतें थी, जिसमें से 13 देसी रियासतें विभाजन के बाद पाकिस्तान को प्राप्त हो गई, ठीक है। इन देसी रियासतों के पास 3 विकल्प थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना, या फिर स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना। सरदार पटेल, अभी मैंने आप लोगों को बताया, वीपी मेनन, माउंटबेटन की कर्तव्य निष्ठा एवं कार्यकुशलता के फलस्वरूप देसी रियासतों के भारत में सम्मिलित होने की प्रक्रिया पूरी हो गई। आइए बच्चों, आज तक हम लोग अंग्रेजों को गलियाते रहे हैं, उन्हें गलत भावना से, गलत नजरिए से देखते रहे हैं। आखिर देखे भी क्यों ना, उन्होंने भारत के साथ ऐसा कार्य ही किया। बहुत ही प्रताड़ना झेली है हमारे पूर्वजों ने। लेकिन उन्हीं अंग्रेजों में से ये थे एक चचा, क्या नाम है इनका, माउंटबेटन चचा, ठीक है। तो ये थोड़ा सही किस्म के व्यक्ति थे। अब सही क्या रहेंगे, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में सही थे। इन्हें भारत भेजा गया माउंटबेटन प्लान दे करके, कैबिनेट मिशन प्लान दे करके, कि जाओ भारत और पाकिस्तान को विभाजित करके अलग करो, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज कितने चालाक थे कि जा रहे थे, लेकिन भारत को तोड़ने का कार्य कैसे किए बच्चों? ये जो थर्ड ऑप्शन था कि या तो आप भारत में मिले, या पाकिस्तान में मिले, या फिर आप स्वतंत्र रहिए, यही थर्ड ऑप्शन भारत की अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन जैसे कि हमारे भारत के कुछ व्यक्ति थे, पटेल साहब, वीपी मेनन साहब और माउंटबेटन ने भी अपनी कार्य कर्तव्य निष्ठा से क्या किया, इस जो है विभाजन को रोका और सभी को एकता के सूत्र में बांधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, उस समय जो भारतीय संघ में जो राज्य थे, अभी देखिए 2 टाइप के राज्य होते हैं, एक आपका राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 2 टाइप के, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब बोलिए सर ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, ये राज्य क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केंद्र शासित प्रदेश एंड राज्य, ठीक है, क्या अंतर है इसमें? तो देखिए बच्चों, सिंपल सा बात है। केंद्र शासित प्रदेश, नाम से ही समझिए, केंद्र के द्वारा शासित किया जाने वाला क्षेत्र। केंद्र मतलब क्या? दिल्ली,
समझ रहे हैं? मोदी चचा वहां पे शासन चला रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। देखिए वहां पे शासन जो है आपको ये क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट रहते हैं वहां पे, ठीक है, वो चलाते हैं वहां का शासन। उनके नियुक्ति कौन करता है? आपको जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्त करते हैं। लेकिन वो किसके अंडर सर्वेलेंस में रहता है, किसकी देखरेख में रहता है? जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उस पे शासन एक तरह से क्या होता है, केंद्र का होता है, ठीक है। तो अभी तो दो टाइप के हो गए, एक स्टेट हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लेकिन उस समय यानी कब, जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय संघ 4 श्रेणी में बटा हुआ था, अ श्रेणी, ब श्रेणी, स श्रेणी और द श्रेणी, ठीक है। कितने टाइप के? 4 टाइप की श्रेणियों में। अ श्रेणी का जो भी व्यवस्थाएं होती थी वो कौन करता था? वहां का राज्यपाल के अधीन होता था। ब श्रेणी राज्य के प्रमुख के अधीन। अब राज्य के प्रमुख क्या? जो वहां का गवर्नेंस देख रहा हो, जो वहां की शासन प्रणाली को देख रहा हो, उसके अंदर। और स और जो द श्रेणी है, यहां उपराज्यपाल या कमिश्नर, उपराज्यपाल या कमिश्नर नाम के पदाधिकारी हुआ करते थे, उनके अंतर्गत इनका शासन चलता था। किसका? स श्रेणी और द श्रेणी का। तो क्या जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय भारत कितने प्रकार के राज्यों में बटा हुआ था? 4 प्रकार के, अ, ब, स और द। अ में राज्यपाल, ब में राज्य के प्रमुख, स और द में उपराज्यपाल, ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा साफ सफाई कर लिया जाए। जान ही रहे हैं आजकल मोदी जी का चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, थोड़ा सा हम लोग भी उसका पालन कर ले यहां पे। चलिए आइए, अब है राज्यों का पुनर्गठन। हमारे राजनेताओं ने देशी रियासतों का विलय तो भारत में करवा लिया, परंतु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की एक नई मांग उठने लगी। आइए समझिए ये क्या नया प्रॉब्लम है। तो बच्चों अभी तक क्या थे, कुछ जो शासक थे वो मनमानी कर रहे थे कि हम भाई भारत में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, या फिर बीच में रख कर पाकिस्तान से मिल जाएंगे। तो एक समस्या जैसे ही टली वैसे ही जब भारत एकदम क्या बोलते हैं उसको, कि नया नया आजाद हुआ था। 1953 की कहानी है बच्चों, कि जो आंध्र प्रदेश, मद्रास, अब आप सुनते होंगे पहले कि मद्रास एक नाम हुआ करता था। तो साउथ के जो एरिया होते थे, आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो एरिया हुआ करता था उसे संयुक्त रूप से मद्रास बोलते थे। तो मद्रास में ही एक क्षेत्र जो अभी प्रेजेंट का आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वहां के व्यक्ति, तेलुगु भाषी व्यक्तियों ने क्या किया, एक मांग उठाई। क्या मांग उठाई बच्चों? कि हमें भाषा के आधार पे एक स्वतंत्र राज्य चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए। समझे? मद्रास से एक अलग राज्य चाहिए भाषा के आधार पे। किन्होंने उठाई? तेलुगु भाषी लोगों ने। किस राज्य की मांग उठाई? आंध्र प्रदेश नाम के राज्य की मांग उठाई। एक कहानी है यहां पे, वो कहानी भी जानिए। पोट्टई श्री रामलू नाम के एक व्यक्ति हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गद्दावर नेता थे, दक्षिण के गद्दावर नेता थे। तो क्या हुआ कि जो पोट्टई श्री रामलू थे वो इस आंदोलन का क्या कर रहे थे, आगे थे, मतलब वही बढ़ावा दे रहे थे इस आंदोलन को, कि क्या हो, भाषा के आधार पे एक नए राज्य की मांग उठने लगी। तो 1953 में वो क्या किए, 56 दिन का उपवास कर लिए और 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिससे आवेश बढ़ गया, लोगों में गुस्सा बढ़ गया। और गुस्सा बढ़ने के कारण क्या हुआ, तोड़ फोड़ होने लगा, हंगामा होने लगा, चक्का जाम हो गए, सरकारी वाहनों को तोड़ा जाने लगा और सरकार के विरुद्ध लोग सड़क पर उतर गए। ठीक है, तो विवशतापूर्ण सरकार नहीं चाह रही थी कि भारत में किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पे हो, क्योंकि उनको डर था कि एक तो इतना मुश्किल से, एक तो इतना मेहनत से हम लोगों ने भारत को क्या हुआ, एकता के सूत्र में बांधा, लेकिन फिर क्या हो रहा है, भाषा के आधार पे इस राज्य को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आइए समझिए। लेकिन जब ऐसी मांग उठने लगी तो विवशतापूर्ण 1953 में पहला भाषा के आधार पर राज्य कौन बन गया, आंध्र प्रदेश। कौन से भाषी, तेलुगु भाषी लोगों, तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश की मांग उठाई और 1953 में पहला भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। आइए समझिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को मान लिया था। मतलब आजादी से पहले ही भारतीय राजनेताओं ने इस बात की स्वीकृति कर ली, इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत जो कि इतनी बड़ी विविधता से परिपूर्ण जो देश है, उसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। ठीक है, अब देखिए इस राज्यों के पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हो या ना हो, उसके लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया। समिति क्या होती है सर? तो देखिएगा, आप घर का एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपका स्कूल एक पिकनिक पे जा रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको परमिशन लेना है। आपके घर में कौन, पापा है, मम्मी है, बड़े पापा होंगे, दादा दादी होंगे। तो जब आप अपनी बात रखने जाइएगा कि हम घूमने जाएं, तो आप उस जब सब खाने पे बैठे हुए हैं, आप पे एक जगह पे संयुक्त रूप से 3-4 आपके गार्जियन बैठे हुए हैं, तब आप वहां पे बात रखिएगा कि मम्मी हमको घूमने जाना है, पिकनिक है स्कूल का। तब वो जो 5 आदमी, जो 5 सदस्य हैं, उसमें से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जाने दो, कुछ कहेंगे नहीं। तो उसमें से जो वरिष्ठ सदस्य होगा, जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, सपोज दैट पापा मम्मी मना कर दिए और वहां पे आपके दादा दादी हैं, तो वो अपना वर्चस्व दिखाएंगे वहां पे, हायरार्की का वर्चस्व, समझ रहे हैं। तो वो बोलेंगे अरे जाने दो, बच्चा है, क्या दिक्कत है, और वहां आपको परमिशन मिल जाएगा। तो वो 4-5 लोगों की एक समिति बनाई गई, किस लिए? ताकि वो बता सके कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही होगा या नहीं। तो उसी क्रम में जो हमारा पहला समिति है बच्चों, एस्केधर समिति है। कौन सा? एस्केधर समिति। क्वेश्चंस आते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सी समितियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला समिति एस्केधर समिति। देखिए, यह समिति एस्केधर की अध्यक्षता में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने को नियुक्त की गई थी। क्या कार्य था एस्केधर समिति का? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो या ना हो, उसके लिए एक रिपोर्ट देना। ठीक है, इसने, अब एस्केधर समिति ने क्या बोला? इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को गलत माना। मतलब इसने इनकार कर दिया, एस्केधर समिति ने इनकार कर दिया भाई कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो फिर से जो अखंड भारत का सोच है वो खत्म हो जाएगा और भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाएगा भाषा के आधार पर। यह भी डर एक तरह से कह सकते हैं कि यह सही डर था उस समय। ठीक है, गलत माना गया। और क्या बोला इन्होंने कि भाषा के आधार पे मत करो, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आए, ये ऐसा सलाह दिए, इनकी सलाह को सुना गया। लेकिन अब इनकी सलाह को सुन के जो लोग भाषा के आधार पर राज्यों का मांग कर रहे थे, उसका मांग और तीव्र हो गया और गुस्से में बढ़ गए कि भाई वो तो नहीं बोला, अब हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो फिर एक समिति का गठन किया गया, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति समझिए, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर आपका ये पट्टाभी सीतारामैया और पी फॉर सरदार पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और आपके कौन, ये सरदार पटेल, इन 3 लोगों की एक सदस्य समिति बनाई गई, त्रिसदस्य समिति, जिसे बोलते हैं जेवीपी समिति। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार नहीं किया। तो किनने? एस्केधर समिति और जेवीपी समिति दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, ये 2 समिति दे दी रिपोर्ट। अभी तक अब देखिए जनता के फेवर में रिपोर्ट नहीं आ रही थी। जनता का मांग था हमको क्या चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य, और ये समितियां उसके विरुद्ध में रिपोर्ट दे रही थी। तो जनता में और आक्रोश बढ़ गया और ज्यादा उग्र हो गए। तो फिर एक समिति बैठाया गया, फजल अली आयोग। ये जो फजल अली थे, ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, भारत के पूर्व न्यायाधीश थे फजल अली। इनकी 3 सदस्यीय समिति, कितने? 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। इस समिति में हृदयनाथ कुंजरू, पीएम पनिक्कर और आपके कौन, फजल अली, केएम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, इन तीनों की समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इस समिति का गठन 1953 में किया गया। इसने रिपोर्ट 1955 में पेश किया गया।
पेश किया और सॉरी इसका गठन 1953 में, किसका गठन? फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ। रिपोर्ट कब पेश किया? 1955 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कब हुआ बच्चों? तो 31 अगस्त 1956, 31 ऑफ अगस्त 1956 को यह रिपोर्ट पास किया गया। मतलब क्या? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को स्वीकार कर लिया गया। संसद ने मान लिया कि हां, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कब पास हुआ अधिनियम? 31 अगस्त 1956। इन सब फैक्ट्स को आप एकदम ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके 10th बल्कि अगर आप आगे 12th में ऑप्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस, या फिर जिंदगी में आप कंपिटिटिव एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो भी ये सब फैक्ट्स आपको वहां पे आएंगे। ठीक है, अगला क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 4 आयामी राज्यों, अभी 4 आयामी राज्य कौन थे? अ, ब, स और द। अ, ब, स और द जो 4 प्रकार के राज्य थे, उनकी व्यवस्था को खत्म किया गया और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था को लाया गया। तो बच्चों 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। कितने राज्य? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो ये देख लिया आप लोगों ने। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे कौन? भाषा के आधार पे जो आंध्र प्रदेश है वो क्या बना? आपको 1953 में भाषा के आधार पे कौन? आंध्र प्रदेश आपको पहला राज्य बना। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब 4-5 बच्चों का ग्रुप है और कोई एक बच्चा लॉलीपॉप के लिए रो रहा है और आप उसको लॉलीपॉप दे दिए और 4-5 बच्चों में एक को लॉलीपॉप मिला और 4 क्या है? मुंह देख रहा है। तो क्या वो नहीं जिद करेगा? उसका जिद तो और ज्यादा तेज हो जाएगा कि भाई आपने तो दूसरे को दे दिया, आप मुझे भी दो। तब दूसरे बच्चे भी रोने लगे, यानी दूसरे बच्चे मतलब क्या? दूसरे राज्य भी भाषा के आधार पर विभाजन होने के लिए रोने लगे। तो उसी दौरान 1960 में आप लोग सुने होंगे, पहले बंबई हुआ करता था। क्या हुआ था? बंबई। ठीक है, कलकत्ता और बंबई इस तरह के वर्ड्स होते थे। मद्रास। तो बंबई जो था बच्चों, वो अभी वर्तमान का गुजरात और वर्तमान का जो महाराष्ट्र है, दोनों को संयुक्त रूप से बंबई बोलते थे। ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर के बंबई बना था, मतलब बंबई था। तो बंबई में जो गुजराती भाषी लोग थे उन्होंने गुजरात की मांग की और जो मराठी भाषी लोग थे उन्होंने महाराष्ट्र की मांग की। ठीक है, और 1960 में बंबई का विभाजन 2 राज्यों में हुआ बच्चों, गुजरात एवं महाराष्ट्र में। उसी के साथ 15वां राज्य गुजरात बन गया और 16वां राज्य महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, क्योंकि 14 राज्य तो देख लिए हम लोग, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश तो 1956 में ही हो गया। ठीक है, तो 1960 में 15वां राज्य गुजरात और 16वां राज्य महाराष्ट्र बना भाषा के आधार पे। फिर 1961 में देखिए, गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली को संघीय क्षेत्र के अंतर रखा गया, यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश माना गया। ठीक है, और फिर देखिए गोवा को 1987 में 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा। अब देखिए, हरियाणा से भी एक रिलेटेड चीज है, पेप्सू, PEPSU, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पेप्सू था। तो पेप्सू में कौन कौन आते थे बच्चों? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब जो रीजन था वो पेप्सू के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो 1966 में पेप्सू से कौन अलग हुआ? हरियाणा, हिंदी भाषी राज्य। ठीक है, और 1971 में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, कौन सा राज्य कब स्थापना हुआ उसका, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो मैंने आप लोगों को यहां बता दिया है। ठीक है, क्या कि गुजरात महाराष्ट्र भाषा के आधार पर अलग हुए, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, किससे? पेप्सू से। पेप्सू क्या? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन।
ठीक है, और 1971 में हिमाचल प्रदेश। तो ये देखा आप लोगों ने, देखते हैं आगे भी कुछ है, चलिए नहीं है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने संघीय शासन व्यवस्था को समझा, एकात्मक शासन व्यवस्था को समझा, अर्ध संघीय शासन व्यवस्था को समझा। आज हम लोगों ने देखा किस तरह से राज्य का पुनर्गठन हुआ, क्या था पहले का संघीय शासन व्यवस्था, कितने देशी रियासतें थी, किस तरह से देशी रियासतों को भारत में विलय किया गया, क्या रोल था सरदार साहब का, वीपी मेनन साहब का, माउंटबेटन का, और हम लोगों ने क्या देखा कितने राज्य बने, कौन सा भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, और किस तरह से भाषा के आधार पर राज्य बनने की होड़ जो है 1956 के बाद और तीव्र हो गई और भारत में अनेक भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे। तो आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह जुड़े रहिए उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आपकी सहायता करते रहा है।